इकोनॉमिक्स 2025 प्री टोटल 20 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन आए हैं थ्योरी के और 12 क्वेश्चन आए हैं करंट के। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि सारे क्वेश्चंस बेसिक सोर्सेज से आए हैं, दैट इज़ 9th की एनसीईआरटी एंड तमिलनाडु की मैक्रो की एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज करंट अफेयर, दैट्स इट। बाकी आप लोग कोई भी फालतू की मार्केटिंग गिमिक में मत फंसना। ये 550 MCQ बुक ऑफ विवेक से बिल्कुल यूजफुल नहीं है। आगे आप क्वेश्चंस देखोगे यू विल रियलाइज मैं क्या कह रहा हूँ। सुनिया IAS 3000 MCQ बुक बिल्कुल भी नहीं, बुक्स तावा कोर्स बिल्कुल भी नहीं। उन स्लाइड्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये सब में मत फंसना आप। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इसको क्या करना है, सिर्फ आपको रीड करना है मुन्नार सर से, मगर उसमें ना डोंट गेट इनटू टू मच निटी-ग्रिटीज कि आपको याद नहीं हो रहा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, उसमें से आते भी नहीं है सवाल। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे यू विल रियलाइज कि उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट यस, आपको वो वीडियो सर की देख लेनी चाहिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सर करवाते हैं। बस उतना देखना, ये सोर्सेज फॉलो करना, हो जाएगा काम। आगे देखते हैं कैसे करना है। ठीक है जी, देखिए जी, पहला क्वेश्चन आया है RTGS इन NEFT। क्या पूछा गया है? इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस वाइल इन द केस ऑफ NEFT इट टेक्स सम टाइम टू सेटल। तो ये टाइम से आया है क्वेश्चन कि RTGS और NEFT में समय कितना लगता है। देखो जी, ऐसा एक ट्रांसफर पेमेंट का मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये है सेटलमेंट समय, NEFT 30 मिनट, NEFT टेक्स सम टाइम 30 मिनट, RTGS इंस्टेंट, RTGS रियल टाइम में हो जाता है। करेक्ट है, सीधा सीधी बात है। नेक्स्ट, इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज्ड for inward transaction while that is not the case in NEFT। fee पैरामीटर से क्वेश्चन आया, पैरामीटर नो फीस नो फी, IMPS में फीस लगती है, सिंपल कहानी। नाउ नेक्स्ट, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड on certain days while this is not true for NEFT। operational that is operation 24/7 24/7 24/7, ये आंसर करेक्ट है। अब ये नोट्स मैंने क्यों बनाए, क्योंकि मैंने PYQ जब एनालाइज किया 2017 का, तो मुझे NPCI आया। एक क्वेश्चन ना 17 में ATM वाला भी आया था कुछ, कि ATM कौन ऑपरेट करता है, कुछ ऐसा था। तो उन दोनों क्वेश्चन से इंस्पायर होकर मैंने ये नोट्स बनाए। तो मैंने NPCI भी लिखा हुआ है, जस्ट इन केस NPCI आ जाए। तो व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग PYQs, इसी तरीके से आप PYQ एनालाइज करना। विकीपीडिया पे जाना, सिंपल सर्च करना, उसको साइड में लिख लेना, और जैसे जैसे करंट अफेयर पढ़ते रहोगे वैसे वैसे चीज़ें ऐड करते रहोगे आप, तो ऐड कर देना। ये सब नहीं करना है, जाना टेलीग्राम चैनल पे मेरे, उसमें उठा लेना जाके नोट्स। आई थिंक इकोनॉमी के 100 या 120 पन्ने के नोट्स में उठा लेना। मैं रेगुलरली उसको अपडेट करता रहता हूँ, आपके नेक्स्ट प्री से पहले वो मिल जाएंगे आपको अपडेटेड। तो ऐसे ही करना, ठीक है। तो ये डुएबल क्वेश्चन है। 8 थ्योरी के क्वेश्चंस आए हैं, उन 8 के 8 क्वेश्चंस आर इजिली डुएबल। PYQ से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जो करंट अफेयर के 12 क्वेश्चन हैं उसमें से 6 इजिली डुएबल हैं। तो आपका हिट रेशियो 14 है। करंट अफेयर से याद रखना, बहुत ज़्यादा हु हल्ला मत करना। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं करंट के, 50 होंगे, 50% ही हिट रेशियो होता है करंट अफेयर का, नो मैटर हाउ मच यू रीड। मैं वो भी बताऊंगा कि करंट अफेयर को कैसे करना है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, मैं अभी बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। RBI से पूछा है कि सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ RBI, ये फंक्शन ऑफ RBI का क्वेश्चन है। देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये क्वेश्चन 2010 का है। ये क्वेश्चन जब मैंने किया था तो मैंने चैप्टर 6 ऑफ तमिलनाडु NCERT, बैंकिंग का चैप्टर है तमिलनाडु NCERT में, उसको मैंने कर लिया था। कहाँ गया चैप्टर तमिलनाडु NCERT, ये है। और अगर मैं जाऊँ बैंकिंग के चैप्टर पे, तो देखो बैंकिंग के चैप्टर में दिया हुआ है सब, RBI, कमर्शियल बैंक, ये सारी चीज़ें दी है। देखो कमर्शियल बैंक का ये फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये मैंने टॉपिक प्रिपेयर किया था, ये चैप्टर उसमें पढ़ा था। इसी चैप्टर से RBI का भी क्वेश्चन आ गया। देखना RBI का आगे हुआ क्वेश्चन, एक सेंट्रल बैंक, ये देखो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इस वाले सेक्शन से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आ जाते हैं, क्या लिखा, ये कटिंग भी वहीं की है, यहीं से उठाई मैंने, ये देखो फंक्शंस। तो ये वाला चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए था। अगेन सेम कहानी है, आपने ये वाला क्वेश्चन किया होता अगर 30 ईयर्स ऑफ PYQs CSE के सिविल सर्विस एग्जाम के 30 ईयर्स की PYQs आपने किए होते, बैक चैनल किया होता, तो आपका ये क्वेश्चन होता। क्या पूछा है, इनकम ऑफ RBI, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सही बात है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, सही बात है। पेंशन फंड मैनेजमेंट, नहीं, PFRDA करेगा ना पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये थोड़ी करेगा। अब पेंशन फंड मैनेजमेंट PFRDA भी नहीं करता, वो रेगुलेटरी बॉडी है पेंशन फंड की, LIC और ये सब चीज़ें करते हैं।
लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, लेंडिंग प्राइवेट कंपनी नहीं, ये सब नहीं करता। बैंक का लेंडर से, लेंडर्स ऑफ लेंडर से, तो बैंक का बैंक है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मनी, हाँ ठीक है, ये आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक टॉपिक से था, इधर उधर नहीं भटकना है। 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आए हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और आपके 12th की तमिलनाडु की एनसीईआरटी मैक्रो, बस यही 2 किताबें पढ़नी है। बाकी आपको करंट अफेयर्स करना है, बाकी आपको पीवाईक्यूज करने हैं सीएसई के लास्ट 30 ईयर्स के, टॉपिक वाइज कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। और आपको मुन्नार सर की इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट देखना है, बस यही सोर्सेज हैं आपके इकोनॉमी के, और कहीं मत जाना, बिल्कुल धोखे में मत आना। नेक्स्ट क्या पूछा गया ये, हाँ, एज रिगार्ड्स टू रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट अ लोअर रिस्क। बॉन्ड होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स के बारे में बात की गई है। इक्विटी और डेट, इक्विटी स्टॉक होता है, डेट बॉन्ड होता है, ये वाले चीज़ों के बारे में बात की गई। देखो जी सिंपल बात है, रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा इनको, इसको डिविडेंड मिलेगा, ये बात की गई है। क्या लिखा हुआ है, लोअर रिस्क, लोअर रिस्क में इतना आएगा। रिटर्न गारंटी है, हाँ जी रिटर्न गारंटी, यस रिटर्न गारंटी है तो लोअर रिस्क पे है, खत्म कहानी। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू द कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। स्टॉक ओनरशिप, बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आपने लोन दिया हुआ है, ये भी खत्म। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर दिस, हाँ प्रायोरिटाइज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट व्हेन बॉन्ड गेट्स मैच्योर। अगेन सेम कहानी। अब ये कहाँ से मैंने नोट्स बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि ये वाला 2020 का क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें सिंपली था, बॉन्ड लिखा हुआ था, इक्विटी लिखी हुई थी, तो मैंने टाइप किया कि बॉन्ड इक्विटी में क्या अंतर होता है। जब मैंने वो अंतर टाइप किया तो मुझे बॉन्ड भी मिल गया, मुझे इक्विटी भी मिल गई, मुझे डिबेंचर भी मिल गया। तो इसको पॉज करना, डिबेंचर रीड करना, नेक्स्ट टाइम डिबेंचर आ जाएगा कि इसी टॉपिक के आसपास की कहानी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 15th फाइनेंस कमीशन, अगेन सेम कहानी। 15th फाइनेंस कमीशन 2023 में आया है। देखो क्या पूछा है इसमें, इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 48,000 करोड़, 100 करोड़ फॉर ईयर दिस इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू इनहेंस एजुकेशनल आउटकम्स। कोई आइडिया नहीं है क्या ये। 45% of net proceeds of union tax are to be shared with state. 45% नहीं जी, 41% है। 15th फाइनेंस कमीशन 41%, 15th फाइनेंस कमीशन 42% था 14th में। जम्मू एंड कश्मीर सेपरेट हो गया, यूटी बन गया, तो उसके लिए 1% कम कर दिया गया, ये रैशनल था। ये जैसे आपको गलत हुआ आंसर आ जाता है आपका, एलिमिनेशन से सीधा सीधा एक क्वेश्चन हो जाता है। और कोई एलिमिनेशन से हो रहा है, ये भी एलिमिनेशन से हो जाएगा। आपने जैसे पेंशन वाली खेल ख़त्म किया, थर्ड गया, प्राइवेट लेंडर 4th, 5th पता होना चाहिए, ये 5th वाला। प्रिंटिंग तो आई थिंक ये हो जाएगा आपका, ये वाला एलिमिनेशन से नहीं होगा। नेक्स्ट इसको यहाँ रहने दो, इसको हटाओ। ये क्या है, हाँ जी अब क्या पूछा हुआ है, 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक बात है। फिर इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। देखो जी सेम क्वेश्चन इसी तरीके का आया है, इसमें देखो टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट वाली बात लिखी हुई है। पॉज करना इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को रीड करना, देखना। देखो यहाँ से फाइनेंस कमीशन से, CAPF में भी क्वेश्चन आए फाइनेंस कमीशन से 15th, CDS में भी क्वेश्चन आए, एटलीस्ट CAPF के 5 साल के क्वेश्चन और CDS के 5 साल के क्वेश्चन, दैट इज 15 पेपर मिलेंगे आपको उसके। उसको आप टेस्ट सीरीज़ की तरह सॉल्व करना, कोई भी टेस्ट सीरीज़ मत लेना, और अगर आपको डाउनलोड करके मिल रही है तो ले लेना, नहीं तो डू नॉट वेस्ट योर मनी इन टेस्ट सीरीज़। वो 15 टेस्ट पेपर सॉल्व करना, उसमें से साइंस का क्वेश्चन इग्नोर कर देना, आपको बहुत सारा रिपीटिशन मिलेगा। 15 फाइनेंस कमीशन काफ़ी बार उसमें आ रखा है। उसमें ये भी आया था कि कौन कौन से न्यू जो है पैरामीटर्स ऐड हुए हैं, तो ये 3 न्यू पैरामीटर्स ऐड हुए हैं, और उसमें से एक पैरामीटर का क्वेश्चन सीधा आ ही चुका है। समझ गए इस बात को। 15th का फाइनेंस कमीशन अगेन टिपिकल टॉपिक है, बिल्कुल आना चाहिए आपको, ये PYQ में भी है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बजट का क्वेश्चन। बजट का क्वेश्चन 2016 में कैपिटल बजट से आया था। कैपिटल बजट का ये क्वेश्चन आपने किया होता 16 वाला, तो ये आप क्वेश्चन ईजिली कर देते। क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस अ रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो जी कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, ये 2 बजट समझने हैं। जो रेवेन्यू बजट है वो असेट और लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं लाता है, जो कैपिटल बजट है वो असेट और लाइबिलिटी में चेंज लाता है। पहले तो इतना मतलब समझना है, रेवेन्यू बजट का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल बजट का मतलब क्या होता है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी इनके क्या मतलब होते हैं ये समझना है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूसेस असेट। लाइबिलिटी ऊपर जाती है, कैपिटल रिसिप्ट में जाती है जी, असेट नीचे जाता है जी, करेक्ट। बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में दो तरीके की होती है, एक डेट होता है, एक नॉन डेट होता है। तो बोरिंग को बोलते हैं हम डेट, तो यहाँ पे बोरिंग आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये भी हो गया टिक। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। नहीं, इंटरेस्ट रिसीव कभी लाइबिलिटी। देखिए अगेन ये भी बहुत ही पेट क्वेश्चन है, मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू बजट में आएगा, लोन जो है वो कैपिटल बजट में आएगा। ये वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो अगर इंटरेस्ट रेवेन्यू बजट में आ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे, या क्रिएट लाइबिलिटी या लोन, लाइबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी की तो बात ही नहीं होगी। रेवेन्यू आपको पता है कि रेवेन्यू बजट में ना लाइबिलिटी चेंज होता है ना असेट चेंज होता है, तो ये सीधा सीधा गलत है, ठीक है। ये भी अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंटरेस्ट लोन वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है तो ध्यान देना था कि बहुत ही बेसिक, बहुत अंदर घुस के नहीं आ रहे क्वेश्चन, तो बिल्कुल डरने का नहीं है आपको इकोनॉमी से। सिंपल 2 किताबें पढ़नी है, सिंपल लॉजिक पढ़ने हैं, विकीपीडिया पे जाके या विकासपीडिया पे जाके टाइप करना है, पहले पैराग्राफ पढ़ने हैं, हो जाएगा काम, ठीक है। PYQ ढंग से देखना है, तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट ये क्या पूछा है आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, सिंपल सा आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और इधर उधर नहीं जाना है। क्या पूछा हुआ है, सपोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़, ठीक है। क्या पूछा है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स 60,000 करोड़, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, 20,000 हो गया, 80 माइनस 60। फिर क्या पूछा है, द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरिंग ऑफ 10,000 CR, बोरिंग 10,000 CR है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरिंग, तो फिजिकल डेफिसिट 10,000 हो गया, सिंपल कहानी। फिर क्या पूछा है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इतना, उस 10,000 में से इंटरेस्ट पेमेंट 6,000 किया है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये पी चिदम्बरम साहब लेके आए थे। तो अगेन प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। पॉज करना वीडियो, ये सब रीड कर लेना, इसकी इंटरप्रिटेशन है, जस्ट इन केस अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ पूछी जाए तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है जो यहाँ लिखी हुई है। अगेन PYQ 2001 में ये सारे टर्म्स आ चुके हैं। इन टर्म्स को आपने एक बार ढंग से देख लिया होता तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। तो थ्योरी के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं इको के तो गलत नहीं होने चाहिए। इफ़ यू हैव डन दोज 2 बुक्स एंड यू हैव डन 30 years ऑफ PYQ, दैट्स इट। करंट अफेयर भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना भी कर लिया होता तो 20 में से 8 क्वेश्चन हो, सीधा सीधा सही होता। नेक्स्ट अगेन फिर से प्राइमरी डेफिसिट की बात की गई है। क्या पूछा है, अ कंट्री फिजिकल डेफिसिट स्टैंड्स एट 50,000 CR, ठीक बात है, फिजिकल डेफिसिट 50 है। इट रिसीव इतना करोड़ फॉर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। बताता हूँ यहाँ पे क्या है इसका मतलब। पहले अगर ये आपको मतलब पता होता तो आपको पता होता है प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूले में ये नहीं है। तो अगेन कैपिटल रिसिप्ट का मतलब पता होना चाहिए। द कंट्री इंटरेस्ट लायबिलिटी, अगेन सेम कहानी, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटी, फिजिकल माइनस इंटरेस्ट, खत्म। इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी ये लिखा क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। 2 तरीके की कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, एक होती है डेट, एक होती है नॉन डेट। जो डेट होती है वो लोन्स होती हैं, एक्सटर्नल लोन, इंटरनल लोन। जो नॉन डेट होती है वो आपका होता है कि लोन का रीपेमेंट हो गया तो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर डिसइन्वेस्ट कर दिया तो वो भी नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में आता है। इतना पता होगा, सिंपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, नॉन डेट। पॉज करना, इसको देखना आराम से। चलो जी नेक्स्ट, अब क्या कहानी है। हाँ जी, IBRDA, वर्ल्ड बैंक के बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। वर्ल्ड बैंक एंड द इंस्टीट्यूशन अगर आपने पढ़ा होता तो ये आप यहाँ पे पहुँच जाते। ये भी मैक्रो NCERT ऑफ तमिलनाडु इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वर्ल्ड बैंक अच्छे से दिया हुआ है। सब कुछ IMF, वर्ल्ड बैंक क्यों बना है, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये देखो वर्ल्ड बैंक, IBRD, इसके फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एक बार इसको आपने रीड किया कर लिया होता इस बुक को तो आपका काम हो जाता। ठीक है, देखते हैं क्या है। इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्री। सही बात है, मिडिल इनकम कंट्री को देता है। प्रोवाइड्स लोन स्पेशली टू अंडर डेवलप कंट्रीज। ठीक है, सिंगल हैंडेडली हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। नहीं, सिंगल हैंडेडली तो नहीं होगा, ये जैसे गलत हुआ, ये गया आंसर पहुंच गए। इट वॉज स्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हाँ जी, रीबिल्ड करने के लिए बनाया गया, तभी तो उसका नाम भी था रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
इसलिए इसका नाम था। ठीक है, ये 8 के 8 क्वेश्चन हो गए आपके थ्योरी के। अब देखो जी, मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक दिस वीडियोस, बिकॉज देखो यहाँ पे लोग देखते तो हैं बट वीडियो लाइक नहीं करते। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आप वीडियो अगर लाइक करोगे तो वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, फियर लोगों में, जो सही लोगों पे जब ये वीडियो पहुँचेगी तो उनका फियर खत्म होगा। कितना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है, स्पेशली मार्केटिंग गेमिंग। फियर के ही गेम पे ये सब कोचिंग माफिया चलता है, तो फियर पहले खत्म होगा। सेकेंडली, ये आपका समय, एनर्जी और पैसा बचा पाएगा। सो डू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, आगे चलते हैं हम चलते हैं अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे। अगेन मैं सारे सोर्सेस करंट अफेयर के यहीं दिखा दूंगा। कैसे है देखो जी, इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन। मतलब इक्विटी ऑप्शन इज शेयर इंडिया ने बहुत खरीदा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली थस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम, क्योंकि शेयर बहुत इंडिया के लोग खरीद रहे हैं, सब ग्रेट बूम हो रहा है मार्केट में। ठीक है, ओके, हो सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ जी, देखो जी, 9 अक्टूबर 2024, कब से कब तक आपको करना है करंट अफेयर? मई से मई तक, बस इतना ही करंट अफेयर आपको करना है। 2024 का न्यूज़ है, इंडिया 4th नंबर पे आ गया है, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड एंड देन इंडिया। अगेन विजन आईएएस के 4 पन्ने का न्यूज़पेपर आता है हर रोज, कृपया करके उसको पढ़ लेना, उससे आपको काफ़ी याद रहेगा। एंड सेकेंडली, क्विज आता है आपका इनसाइट्स आईएएस का एवरीडे 10 क्विज, उस क्विज को कर लेना, बस उससे काम आपका करंट अफेयर का हो जाएगा। सारे में बस यही 2 सोर्सेज से आपको सारे करंट अफेयर दिखा दूंगा, यहीं से आते हैं सब कुछ। ठीक है, क्या है तो ये तो आपका गलत है, ये सही है, ये सही है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वॉर्न अस अबाउट स्मॉल इन्वेस्टमेंट अबाउट रिस्क। सेबी कितनी बार बोलता है कि आपको जो है ये प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत बारी न्यूज़ में रहता है सेबी, तो इसको आपको देखना था। न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते तो ये तो आसानी से एलिमिनेट हो जाता। तो ये क्वेश्चन तो डुएबल है। जो सर्कल वाले क्वेश्चन हैं वो डुएबल हैं, जिसमें ई लिखा हुआ है वो एलिमिनेशन से हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, यूपीआई कौन कौन एक्सेप्ट करता है? देखो जी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फ्रांस ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, फ्रांस फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना था जिसमें यूपीआई चल गया था। 2 दिसंबर 2024 को तो लिखा हुआ है सीधा यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, ये तो लिखा हुआ है। जून 2024 इस समय भी है फ्रांस, देख लो, भूटान, नेपाल, यूएई, मॉरिशस। मगर ये उस समय एग्जाम में याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसमें गोला नहीं मारा है। I don't think everybody would be able to do this question, even if they have done PYQs, even if they have done current affair quizzes and read newspaper, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन। फ्रांस है, यूएई है, तो ये 2 तो हो जाएगा। अब जर्मनी है कि नहीं? जर्मनी नहीं है, क्योंकि फ्रांस जब आया था ना, आई थिंक फेब में या कुछ ऐसे में, जब फ्रांस आया था तब बहुत ज़्यादा हल्ला था कि पहले यूरोपियन कंट्री बन गई, तो जर्मनी नहीं होगा। सिंगापुर, बांग्लादेश तो अपना अभी दुश्मन हो रखा है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 1 2 3 आंसर है क्या इसका? इसका 3 आंसर है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसका आंसर 3 है। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई वुड से नॉट ईजी क्वेश्चन, मगर ये भी सेम 2 सोर्सेज से आया है। क्विज करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, 4 पन्ने का न्यूज़पेपर, दैट्स इट। अब क्या पूछा गया है, आरबीआई मैंडेट्स ऑल लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट। बिजनेस कंपनीज को क्यों आरबीआई बोलेगा? सेबी बोलेगा ना वो बात, हल्का सा भी। अगेन इन जनरल आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती, देन आपको पता होता कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की बात कर सकता है, लार्जर थीम, तो ये आपको पता होता। अगर जैसे ये गलत हुआ ना तो ये सही हो जाता है। ये एलिमिनेशन टेक्निक है, आप PYQ करोगे, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में करवाया भी है, कि जब ये 1 2 बोथ नीदर वाले क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपको पता है कि एक गलत है तो सेकंड वाले की सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही हैफजेड या अब्रप्ट नहीं लिखा हो तो ये वाला यूजुअली सही होता है, मगर ये सही है तो इसके बारे में पता करना मुश्किल होता है। एक गलत हो गया तो ये तो सही होता है, फॉर श्योर होता है ये। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन से हो जाएगा। क्या लिखा है, इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग दिस मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल नेचर। अब अगेन ये डिफिकल्ट होता है अगर आपको एलिमिनेशन नहीं पता होता। फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं, नीदर भी हो सकता है। नीदर यूजुअली नहीं होते आंसर, इसलिए बी होगा आंसर। ठीक है, अगेन 24 में 2024 का क्वेश्चन है ये, कि सेबी ने
बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं वो। एग्जैक्ट न्यूज़ याद रखना बहुत मुश्किल है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट याद रहता है कि सेबी इस तरीके की बातें करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात है। देखो जी, अगेन 20 मई 2025, इसलिए बोल रहा हूँ मई का पढ़ लेना, 25 में भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कुछ चेंजेस या कुछ आरबीआई लेके आया है। ये अगेन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है अगर आपको, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड काफ़ी बारी न्यूज़ में रहता है। आपको एक बार अगर गूगल कर लिया होता आपने विकीपीडिया पे, फर्स्ट पैराग्राफ विकीपीडिया का अगर देख लिया होता आपने, तो आपको पता होता कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या क्या आता है। अगर एग्जाम के माहौल में ये पता करना कि बॉन्ड और स्टॉक नहीं आता है बहुत मुश्किल होता है। तो इसको मैं नहीं बोलूँगा कि ये डुएबल क्वेश्चन है, अगर जिसको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग वो कर लेगा, नहीं तो नहीं हो पाता ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है जी, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री एंड वूल रियरिंग आर एग्जेम्प्ट एनी टैक्स। कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडों के व्यापार पे और वूल के व्यापार पे, ऐसा नहीं होता, टैक्स लगता है इसमें। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये जैसे गलत हुआ ये खत्म हो जाएगा कहानी। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट। हाँ जी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इसलिए आप सारे हीरो हीरोइंस को देखे हुए तो वो लोगों ने अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये जब आप न्यूज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ तो गड़बड़ है एग्रीकल्चर लैंड के साथ, तब आप इसको सही कर ले जाओगे। खैर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें चेंजेस आए थे जिसमें एग्जेम्पशन था एग्रीकल्चर में कुछ, तो उस वाली न्यूज़ से ये वाला क्वेश्चन इंस्पायर्ड है। इनकम टैक्स एक्ट में आई थिंक 20% 12% कुछ किया हुआ था, तो न्यूज़ आपने फॉलो की होती बजट में, तो आपको पता होता है ये बात। अगेन 12 सितंबर, बहुत 2-3 साल पहले नहीं जाना है, 1 साल का अच्छे से करंट अफेयर करना है, हो जाएगा काम, ठीक है। ये भी आई वुड से डुएबल क्वेश्चन है इफ़ यू हैव डन न्यूज़पेपर। थोड़ा भी पढ़ा होता ना, अगर 25 दिन का न्यूज़पेपर आता है उसमें से 15 डेज भी आप पढ़ लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि 100% एफिशिएंसी नहीं आती है। 25 दिन का न्यूज़पेपर होगा, 20 डेज तक पढ़ना चाहिए आपको। 5 दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, और 20 होना चाहिए, 80% की एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ईडी जो है कौन से एक्ट से आया है, ये भी न्यूज़ में रहता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2024 7 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में कुछ कहा। एक साइड में से विजन आईएएस के न्यूज़पेपर में कॉलम आता है कि ईडी के बारे में, तो उसमें ज़रूर होता है ये, तो यहाँ पहुँच जाते हैं आप, ये गलत है। नेक्स्ट, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अगेन डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टोरेट हैं, उसकी एक लिस्ट सी है। तो रेवेन्यू इंटेलिजेंस का डायरेक्टोरेट दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्विज, मैं क्विज पे ही रिलाई करता हूँ। लास्ट में मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा आपको, जिसमें देखना मैंने बताया हुआ है कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट कवरिंग करंट अफेयर्स, तो उसमें आप देख लेना ध्यान से। तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है होम मिनिस्ट्री नहीं है, तभी तो आंसर डी है। तो होम मिनिस्ट्री नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी होती तो हो जाता। डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेड रेमेडी, ये भी सीन है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। सेम कहानी, देखो अगस्त में भी ये न्यूज़ में था, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अगर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ में आ रही है तो आई थिंक आपको उसको याद रख लेना चाहिए। अगर मल्टीपल टाइम्स आप देख रहे हो उस न्यूज़ को तो ये सही होता, ठीक है। फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, देखो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम ना कस्टम्स के अंदर है। आइस गेट करके एक इनिशिएटिव है कस्टम डिपार्टमेंट का, उसको ये इम्प्लीमेंट या कुछ करने में इसका मैंने नाम सुना है। यहाँ क्विज में भी है, वो 11 जनवरी 2025 का क्विज है, सीधा उसका क्विज है। उसमें देखो लिखा हुआ है डायरेक्टोरेट ऑफ सिस्टम्स, देख रहे हो, कस्टम्स के अंदर, कस्टम्स रेवेन्यू के अंदर आता है। तो ये दो ऐसे आप सही कर सकते थे। दो आई वुड से इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने PYQs किया होता तो आपको ध्यान होता कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। तो इसलिए मैंने गोला नहीं खींचा है, बट ये क्वेश्चन डुएबल था। गोला नहीं खींचा है बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा ये। नेक्स्ट आप क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सेम कहानी, 20 मार्च। क्या पूछा है, रूरल पुअर के लिए ये अपलिफ्टमेंट की स्कीम है, ठीक बात है। प्रमोट करेगा इंडिजिनस कैटल, ठीक बात है। ये एग्जैक्ट ऐसी चीज़ें याद रख पाना मुश्किल है। दो ये एम जैसा जनरल स्टेटमेंट लग रहा है तो ये सही हो सकता है, बट अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने PYQs किए होते तो आप ये बोथ मार सकते थे वहाँ पे, बट मैंने अगेन गोला नहीं मारा बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इनिशिएटिव का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली याद रखना कि इंडिजिनस है कि नहीं, एग्जैक्टली अपलिफ्टमेंट वाला याद रखना मुश्किल होता है। दो ये 20 मार्च 2025 का सीधा क्वेश्चन है। कैबिनेट ने रिवाइज किया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इस वजह से न्यूज़ में था, न्यूज़ टुडे, विजन IAS, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आप ये बोलोगे ये PT65 क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर की मैंने एक वीडियो बनाई है 2024 के पेपर की, उन 1200 पन्नों से ना
4 क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि PT 365 सही सोर्स है, उससे क्वेश्चन मल्टीपल ईयर्स में नहीं आए हैं। उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ क्विज करने से न्यूज़पेपर में मत पढ़ो, सिर्फ क्विज कर लोगे ना तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे रादर दैन PT। क्वेश्चन करोगे याद रहेगा, सिर्फ पढ़ोगे याद नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सही बात है। PM सूर्य घर बहुत बारी न्यूज़ में देख रहे हो, 17 मार्च, 4 में PM सोलर रूफटॉप, 15 मार्च, 14 अक्टूबर इनोवेटिव PM सूर्य घर, गाइडलाइंस फॉर PM सूर्य घर, 12 अगस्त। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, ठीक है। तभी भी इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल था, देखो क्यों। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन रेसिडेंशियल। ये नंबर यूजुअली गलत होता है, ठीक है। एक और नंबर है यहाँ, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन फोर्स। अगेन मैन फोर्स स्किल्ड नंबर, तो मैं 2 नंबर को मैं तो सही नहीं मारता वहाँ पे टिक, तो इधर 1 होता या ये 3 होता। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो होता ही, तो सेकंड तो होता आंसर में। ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, तो ये हट गया। तो मैं ये D बिल्कुल नहीं मारता, A और C में से मारना होता, मैं C मार के आ जाता वहाँ पे, और ये गलत हो जाता शायद मेरा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन मुझे अभी लगता है। 1 करोड़ रूफ टॉप नहीं बात की है, ये बात की है एम। प्रोवाइड 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड, ये बात की है, रूफ टॉप की बात नहीं की है। तो अब जब UPSC आंसर की निकालेगा देन यू वुड नो, अदरवाइज इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल, इसने गोला नहीं खींचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड 2016 का 19 का क्वेश्चन है। सेम कहानी, जैसे ही आप बॉडी देखोगे, इस बॉडी को आपको टाइप करना है और फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ विकीपीडिया, फर्स्ट पैराग्राफ या जो पहला सेक्शन होता है ना विकीपीडिया का सब टॉपिक, उसको रीड करना है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, सप्लाई, सेल्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। प्रोडक्शन का रेगुलेटरी नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हो, प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है, प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है, रिफाइनरी लिखा हुआ है, मार्केटिंग लिखा हुआ है, सीधा सीधा हो जाता। PYQ से सीधा हो रहा था, मगर 4 दिसंबर 2024 की भी न्यूज़ में ये रहा है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुआ है इस वाली चीज़ में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी में। तो वहाँ से भी आप इसको देखते हैं तभी कर लेते हैं, बट ये प्योरली PYQ का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट, ये तो क्या आया है पता नहीं यार, इसको अगर एलिमिनेट करके देखना चाहें हम तो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड कमर्शियल इंडस्ट्री तो नहीं करेगा ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करना चाहिए, गलत। कोर ये होता है, ये क्या बोलते हैं, कोकोनट, उसका होता है ये वाला टर्म, अगर पता होता तो। हैवी इंडस्ट्री नहीं है, गलत। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, अब ये पता करना बहुत मुश्किल है, ये गलत, ये गलत, तो ये गया, ये गया। A और D में से एक टिक करना होता, 50-50 है, A और D में से एक टिक करना है, तो मैं यूजुअली A को टिक कर देता। मैं अगर वहाँ होता तो मैं इसको A टिक मारता, आगे बढ़ता। शायद ये सही होगा, गलत होगा, मुझे लगता है नेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन MSME का ही होना चाहिए, तो ये आंसर सही होगा। बट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसको एलिमिनेशन करना आता है वो ये कर पाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, सर्कुलर इकॉनमी, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है सर्कुलर इकॉनमी, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 4 मार्च 2025, सर्कुलर इकॉनमी 3E, ये सब लिखा है, पॉज करना, रीड करना, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। नाउ नेक्स्ट, क्या ये, हाँ, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 17 Feb 2025, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्विज दिखा रहा हूँ मैं, क्विज ही करता हूँ मैं इनसाइट आई से, क्योंकि उनकी जो न्यूज़पेपर है ना बहुत लंबा है, टाइम ज़्यादा लगता है, अच्छा एफर्ट टू रिजल्ट रेशियो नहीं है। विजन IAS का अच्छा है, 4 पन्ने का न्यूज़पेपर, आधे घंटे में खत्म होता है, आधे घंटे में क्विज खत्म होते हैं, 1 घंटे में करंट अफेयर डन, एवरी डे इट इज सस्टेनेबल, और हर रोज आप वो कर भी सकते हो। तो इंडिया हैज़ ज्वाइंट, हाँ जी इंडिया हैज़ ज्वाइंट, सही बात है। इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री, ऑल 30 मिनट्स नहीं चाहिए, ऑल 30 मिनट्स नहीं, जैसे ये हटाते आप आंसर आ जाता है आपका। तो एलिमिनेशन से प्योरली ये हो सकता है, इसको पॉज करके रीड कर लेना, ये कौन से मिनरल माइंस है, यही सब है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब आपका ये सब खत्म हो गया। इकॉनमी के मैंने सारे सोर्सेज दिखा दिए आपको, इकॉनमी के करंट अफेयर के भी सोर्सेज दिखा दिए। करंट अफेयर में आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी अपनानी है, न्यूज़पेपर 4 पन्ने का पढ़ना है, उसी दिन का क्विज सॉल्व करना है, ये हो गया डेली। संडे को वो जो आपने क्विज किया है उस क्विज को रिवाइज करना है, ठीक है। मंथ के एंड में इसी क्विज का जो आपका क्विज है इनसाइट साइज का, इसकी पूरी कंपाइलेशन आ जाती है,
तो उस कंपाइलेशन को आपको रिवाइज करना है। और बाय द एंड ऑफ व्हेन द प्री इज नियर, आपको उसी क्विज कंपाइलेशन 12th मंथ्स ऑफ क्विज कंपाइलेशन को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। उसमें मार्किंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख लोगे, कुछ आपको उसमें एडिशनल पॉइंट होगा वो आप डाल दोगे विकीपीडिया से उठा के, तो आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। वो क्विज न्यूज़पेपर, दैट्स इट, इतना ही करना, बाकी मैं वीडियो लिंक कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट, अब मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लान चलाता हूँ, जिसमें मैं सारा का सारा यूपीएससी का सिलेबस थ्रू PYQs करवाता हूँ। 30 ईयर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूपीएससी PYQs। बैच का स्ट्रेंथ 6 to 9 स्टूडेंट्स होगा। कोई नोट्स नहीं बनाने, सारे नोट्स मैं ही दूंगा। एवरी नोट्स आई विल गिव। क्लास का ड्यूरेशन 2 से 2.5 आवर्स होगा। वीडियो लेक्चर, जस्ट इन केस आप क्लास मिस कर जाते हैं, बिकॉज यूजुअली जो वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं वो क्लास मिस करते हैं, तो उनके लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। 3 डेज़ का बैच अवेलेबल है एंड 6 डेज़ का बैच अवेलेबल है। 3 डेज़ के बैच में अभी पॉलिटी चल रही है एंड 6 डेज़ के बैच में आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम विल सेव यू टाइम, एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत ज़्यादा एफर्ट बचाएगा। वेल डायरेक्टेड आपको मैनर में चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।